नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो अक्सर किसी पुराने पीले पड़ चुके कागज से शुरू होती है और इसका अंत अदालत के एक ऐसे फैसले से होता है जो पीढ़ियों की पूरी की पूरी पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत में पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों की। कभी सोचा है किसी के पुरखों की जमीन पर किसी और का कब्जा हो जाए या सरकारी रिकॉर्ड में ही नाम गलत चढ़ जाए, तब क्या होता है? ये सिर्फ एक कानूनी उलझन नहीं है, ये पहचान का सवाल है, विरासत का सवाल है। हमारे पास इस विषय पर एक बहुत गहरा कानूनी विश्लेषण है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया बहुत बड़े फैसलों का निचोड़ भी। तो आज हमारा मकसद इस पूरे कानूनी सफर के हर मोड़ को समझना है। हम ये देखेंगे कि अपनी संपत्ति वापस पाने का रास्ता आखिर है क्या, और इस रास्ते में वो एडवर्स पोजेशन जैसा खतरनाक मोड़ क्यों आता है जहां सिर्फ 12 साल की एक चूक आपकी जमीन हमेशा के लिए आपसे छीन सकती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस पुराने संदूक से जहां से ये कहानी अक्सर शुरू होती है। स्रोत बताते हैं कि किसी भी कानूनी लड़ाई की नींव सबूतों पर टिकी होती है। इसमें दो चीजों का जिक्र बार बार आता है, पुराना खतियान और पुरानी रसीदें। ये सिर्फ पुराने कागजात क्यों नहीं है? इनमें ऐसा क्या खास है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अदालत के अंदर की लड़ाई जीतने की जो तैयारी है ना, वो अदालत के बाहर ही शुरू हो जाती है। आप इन दस्तावेजों को एक तरह से कहानी का हीरो समझ सकती हैं। हीरो? हाँ, खतियान को आप जमीन का वंश वृक्ष या फैमिली ट्री समझिए। ये वो सरकारी दस्तावेज है जो साबित करता है कि 100 साल पहले भी ये संपत्ति आपके ही पूर्वजों के नाम थी। ये आपके दावे का मूल आधार है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। और रसीदें वो क्या करती हैं इस कहानी में? रसीदें, जैसे लगान की पुरानी रसीदें, वो ये दिखाती हैं कि आपका परिवार सिर्फ कागजों में ही मालिक नहीं था, बल्कि हकीकत में भी उस जमीन से जुड़ा रहा है। वो साबित करती हैं कि आपका कब्जा शांतिपूर्ण था, आप सरकार को टैक्स भी देते रहे हैं। अच्छा। तो ये दोनों मिलकर एक मजबूत कहानी बनाते हैं कि जमीन हमारी थी और हमारे ही पास थी। इनके बिना आपका दावा बस एक खोखला आरोप बनकर रह जाता है। लेकिन अगर ये दस्तावेज खो गए हों तो, मान लीजिए बाढ़ में बह गए या किसी ने जला दिए, भारत में तो ऐसा होना बहुत आम बात है, तब क्या होता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अगर ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है तो आपको उनकी सर्टिफाइड कॉपी प्रमाणित प्रतिलिपि सरकारी रिकॉर्ड रूम से निकलवानी पड़ती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाती है गवाही। गवाही? हाँ, आपके पड़ोसी, गांव के पुराने लोग या ग्राम प्रधान की गवाही तब सोने की तरह कीमती हो जाती है। वो अदालत को बताते हैं कि हाँ, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि इसी परिवार का इस जमीन पर कब्जा था। ये एक सामाजिक प्रमाण बन जाता है। ठीक है, तो हमने सारे सबूत जुटा लिए, पुराने कागज निकाल लिए, पड़ोसियों से भी बात कर ली। अब ये सब लेकर जाना कहाँ है? मैंने सुना है ज्यादातर लोग यहीं पहली और सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, वो सीधे एसडीएम के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसी गलती है जो आपका केस शुरू होने से पहले ही कमजोर कर देती है। सोचिए, राजस्व अधिकारी एक लाइब्रेरियन की तरह हैं। लाइब्रेरियन? सी किताब कहाँ रखी है, किसने इशू कराई, उनका काम रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। लेकिन आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि किताब किसने लिखी है या कहानी का असली मतलब क्या है। मतलब ये कि जब मालिकाना हक का गहरा विवाद हो, जब दो लोग कह रहे हो कि ये किताब मैंने लिखी है, तो ये तय करने का अधिकार लाइब्रेरियन के पास नहीं है। उसके लिए आपको एक साहित्यिक समीक्षक के पास जाना होगा, और इस मामले में वो समीक्षक है सिविल कोर्ट। अच्छा। राजस्व अधिकारी रिकॉर्ड में छोटी मोटी गलतियां ठीक कर सकते हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग, लेकिन वो ये फैसला नहीं दे सकते कि असली मालिक कौन है। ये उनके दायरे से ही बाहर है। लेकिन एक मिनट, अगर रिकॉर्ड रखना उनका काम है तो रिकॉर्ड की गलती ठीक करना भी तो उन्हीं का काम होना चाहिए ना? ये तो सिस्टम को खामखा और मुश्किल बनाने वाली बात लगती है। आम आदमी तो यही सोचेगा ना कि जहां रिकॉर्ड है वहीं सुधार होगा। आपका सवाल बहुत वाजिब है, और यही कंफ्यूजन होता है। देखिए, उनके अधिकार प्रशासनिक है, न्यायिक नहीं। वो ये देख सकते हैं कि रिकॉर्ड में क्या लिखा है, पर वो ये तय नहीं कर सकते कि रिकॉर्ड में क्या लिखा होना चाहिए था। जब दो पक्षों के बीच असली मालिक को लेकर लड़ाई हो, तो उसमें गवाहों को सुनना पड़ता है, दस्तावेजों की असलियत परखनी पड़ती है, वकीलों की दलीलें सुननी पड़ती हैं। ये सब एक न्यायिक प्रक्रिया है,
और ये सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यायालय में ही हो सकती है। तो मतलब गलत जगह जाने का मतलब है कि बस समय और पैसा बर्बाद करना? बिल्कुल। तो मतलब गलत अदालत में जाना है एक ऐसे डॉक्टर के पास जाने जैसा है जिसके पास आपकी बीमारी का इलाज ही नहीं है। ठीक है, मान लिया कि हम सही जगह यानी सिविल कोर्ट पहुंच गए। अब वहां जाकर करना क्या है? मैंने स्रोत में पढ़ा कि हर विवाद के लिए एक ही तरह का मुकदमा नहीं होता। बाहरी कब्जे और पारिवारिक विवाद में ये अलग अलग क्यों है? हाँ, क्योंकि दोनों मामलों में समस्या की जड़ अलग है, तो उनका इलाज भी अलग है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शर्मा परिवार है। उनकी पैतृक जमीन पर किसी बाहरी आदमी वर्मा जी ने कब्जा कर लिया है। अब शर्मा परिवार का मकसद क्या है? वर्मा जी को बाहर निकालना और जमीन वापस लेना, सीधा सा हिसाब है। बिल्कुल। तो इसके लिए वो घोषणा और कब्जे के लिए वाद, मतलब सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पोजेशन, दायर करेंगे। इसमें वो अदालत से दो चीजें मांगते हैं। दो चीजें। पहली, घोषणा यानी डिक्लेरेशन, कि अदालत यह ऐलान करे कि जमीन के असली मालिक हम हैं, वर्मा जी नहीं। और दूसरी, कब्जा यानी पोजेशन, कि अदालत के आदेश से वर्मा जी को हटाकर जमीन का कब्जा हमें वापस दिलाया जाए। और अगर विवाद परिवार के अंदर ही हो, मान लीजिए दो शर्मा भाइयों में ही झगड़ा है कि किसका कितना हिस्सा है, तब तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ किसी को बाहर नहीं निकालना है, बल्कि घर के अंदर ही बंटवारा करना है। इसके लिए विभाजनवाद या पार्टीशन सूट दायर होता है। अच्छा। इसमें अदालत ये तय करती है कि उस अविभाजित पैतृक संपत्ति में हर भाई या बहन का कानूनी हिस्सा कितना है, और फिर अदालत उस संपत्ति का कानूनी रूप से बंटवारा करवाती है। तो एक में आप अपना हक जता रहे हैं और दूसरे में आप अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ये अंतर बहुत साफ है। लेकिन क्या हो अगर मामला और पेचीदा हो? मान लीजिए एक शर्मा भाई ने अपना हिस्सा बिना दूसरे भाइयों से पूछे किसी बाहरी आदमी वर्मा जी को बेच दिया। अब तो विवाद परिवार और बाहरी दोनों से है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी स्थिति में मुकदमा और जटिल हो जाता है। तब आपको एक ही मुकदमे में दोनों राहतें मांगनी पड़ेंगी। आपको पहले तो उस बिक्री को अवैध घोषित करवाना पड़ेगा और फिर परिवार के बीच हिस्से का बंटवारा करवाना पड़ेगा। ये दिखाता है कि अपनी स्थिति को सही ढंग से समझकर सही कानूनी रास्ता चुनना कितना जरूरी है। अब हम जानते हैं कि भारत में ये केस सालों साल चलते हैं। इस दौरान उस जमीन का क्या होगा? मान लीजिए वर्मा जी ने कब्जा कर रखा है और केस चलते चलते वो उस पर एक मौली खड़ा कर दे, तो फिर तो 20 साल बाद केस जीतकर भी क्या मिलेगा? ये एक ऐसा दांव है जो पूरा खेल बदल सकता है, पर ज्यादातर लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते। आप मुकदमा दायर करने के साथ ही अदालत से एक अंतरिम उपाय के तौर पर निषेधाज्ञा यानी इंजंक्शन या यथास्थिति स्टेटस को का आदेश ले सकते हैं। एक मिनट, निषेधाज्ञा मतलब क्या? क्या कोर्ट उस जमीन पर एक ताला लगा देती है? कोई पुलिस वाला खड़ा हो जाता है क्या? हाँ, एक तरह से आप यही समझ सकती हैं। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर उस जमीन को फ्रीज कर दिया जाता है। अदालत आदेश देती है कि जब तक केस का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई भी पक्ष जमीन की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं करेगा। कोई भी बदलाव नहीं? न कोई निर्माण होगा, न कोई खरीद बिक्री, न ही किसी को कब्जा दिया जाएगा। स्रोत में नए कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और 164 का भी जिक्र है, जो इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाते हैं। और अगर कोई आदेश ना माने तो वर्मा जी रात के अंधेरे में दीवार खड़ी करना शुरू कर दें तो ये अदालत की अवमानना, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, जो एक गंभीर अपराध है। इसके लिए उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। अच्छा। इसलिए ये आदेश सुनिश्चित करता है कि जब फैसला आए तो जमीन उसी हालत में मिले जैसी मुकदमे की शुरुआत में थी। ठीक है, तो हमने सारे कदम सही उठाए। सही कागज, सही कोर्ट, जमीन पर स्टे भी ले लिया। अब तो जीत पक्की लग रही है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट सकता है। स्रोत में एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जे के कानून का उल्लेख है। ये सुनने में भी बहुत अजीब और अन्यायपूर्ण लगता है। ये 12 साल का नियम क्या है? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, और ये एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जो बहुतों को चौंका देता है। एक सेकंड, ये तो सरासर अन्याय है। मतलब कोई मेरे पुरखों की जमीन पर कब्जा करके बैठ जाए, मैं किसी वजह से 12 साल तक कुछ ना कर पाऊं और 12 साल बाद कानून उसे ही मालिक बना देगा। ये तो कब्जा करने वाले को इनाम देने जैसा हुआ। कानून ऐसा क्यों करेगा? आपका गुस्सा और आपकी हैरानी बिल्कुल जायज है। पहली नजर में यह अन्याय ही लगता है, लेकिन इस कानून के पीछे एक बहुत सीधी सी सोच है। कानून उनकी मदद करता है जो अपने हक के लिए जागे हुए हैं,
न कि उनकी जो सो रहे हैं। सो रहे हैं। हाँ, अगर कोई आपकी जमीन पर 12 साल से खुलेआम बिना किसी रोक टोक के और आपकी मर्जी के खिलाफ काबिज है और आपने इन 12 सालों में एक बार भी पलटकर नहीं देखा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो कानून ये मान लेता है कि आपको उस जमीन की परवाह ही नहीं थी। लेकिन 12 साल ही क्यों? ये आंकड़ा कहाँ से आया? और खुलेआम से क्या मतलब है? अगर किसी ने चोरी छुपे कब्जा कर रखा हो तो? 12 साल की जो समय सीमा है वो लिमिटेशन एक्ट 1963 में तय की गई है। इसका मकसद पुराने विवादों को हमेशा के लिए खत्म करना है। और खुलेआम का मतलब है कि कब्जा चोरी छुपे नहीं होना चाहिए। कब्जा करने वाले को दुनिया को दिखाना होगा कि मैं इस जमीन का मालिक हूँ। अच्छा। वो उस पर खेती कर रहा हो, घर बना ले, मतलब वो उसका इस्तेमाल ऐसे करे जैसे कोई मालिक करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के रविंद्र कुमार बनाम उमा देवी मामले में इसे और साफ किया। उन्होंने कहा कि 12 साल पूरे होते ही असली मालिक का मुकदमा करने का अधिकार ही खत्म हो जाता है। अधिकारी खत्म। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये कानून हमें सिखाता है कि अपनी संपत्ति के प्रति लापरवाही की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वाह, ये तो सच में एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब समय सीमा यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है। ये जानकारी तो बहुत से लोगों के लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है। तो ये एडवर्स पोजीशन वाला नियम दिखाता है कि कानून कितना बदल सकता है। क्या हाल के सालों में भी ऐसे ही कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जो पैतृक संपत्ति के नियमों को बदल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अदालतें लगातार इन पुराने कानूनों की आज के समाज के हिसाब से नई व्याख्या कर रही हैं। स्रोत में 2 बहुत महत्वपूर्ण हालिया फैसलों का जिक्र है जो 2025 में आए। पहला, अप्रैल 2025 का फैसला जो कहता है कि एक बार पारिवारिक बंटवारा हो जाने के बाद हाँ। जो हिस्सा किसी व्यक्ति को मिलता है वो उसकी अपनी कमाई हुई यानी स्व अर्जित संपत्ति बन जाता है, पैतृक नहीं रहता। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अब परिवार की अगली पीढ़ी ये नहीं कह सकती कि पिताजी आप ये जमीन नहीं बेच सकते, इसमें हमारा भी जन्म से हक है। बंटवारे के बाद वो हक खत्म हो जाता है। वह व्यक्ति उस संपत्ति को अपनी मर्जी से बेच सकता है, किसी को तोहफे में दे सकता है या वसीयत कर सकता है। मतलब ये व्यक्ति की आज़ादी को बढ़ाता है, बिल्कुल। उसकी अपनी संपत्ति पर। और दूसरा फैसला जो अगस्त 2025 का है, वो फैसला इसके दूसरे पहलू को देखता है। वो कहता है कि जब तक बंटवारा नहीं हुआ है और संपत्ति अविभाजित पैतृक संपत्ति है, तब तक परिवार का मुखिया यानी दादा या परदादा उसे बिना सभी वारिसों की सहमति के नहीं बेच सकता। ये फैसला परिवार के बाकी सदस्यों के अधिकारों को मजबूत करता है। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, अदालत यहाँ एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आपकी अपनी संपत्ति पर आपकी आजादी और दूसरी तरफ परिवार और विरासत के अधिकार। तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत का सार निकालें तो ये एक पूरा सफर है। ये यात्रा दस्तावेजों के पुराने संदूक से शुरू होती है, जहां तैयारी ही आधी जीत है। फिर सही रणक्षेत्र यानी सिविल न्यायालय का चुनाव करना होता है, जो आपकी पूरी लड़ाई की दिशा तय करता है। और इस पूरे सफर में एडवर्स पोजीशन जैसे अप्रत्याशित मोड़ भी आते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों पर सोना कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाती हूँ। संपत्ति कानून में कब्जा सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है। ये समय के साथ एक संवाद है, एक कहानी है, एक कानूनी दस्तावेज जैसे खतियान या रजिस्ट्री। वो अतीत के एक पल की तस्वीर दिखाता है, एक स्नैपशॉट। लेकिन सालों का निरंतर और शांतिपूर्ण कब्जा वो एक पूरी फिल्म बनाता है, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ मजबूत होती जाती है। कानूनी प्रणाली को अक्सर यह तय करना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सी कहानी अधिक मजबूत और विश्वसनीय है, वो एक पल का स्नैपशॉट या वो सालों लंबी फिल्म। और यही संघर्ष इन मामलों को इतना जटिल और मानवीय बनाता है।